कनकपुर गांव के एक छोर में बिरजू और सरजू नाम के दो भाई रहा करते थे। सरजू छोटा भाई था, मेहनती किसान और सबका चहेता था। वहीं बड़ा भाई बिरजू अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने वाला। उस सुबह गांव के लोग खेत के किनारे जमा थे और उनकी बातें सिर्फ एक नाम पर टिकी रही। अरे सरजू भाई का कमाल है, इस बार की फसल देखी है? गेहूं के पौधे तो जैसे सोने के हो। हाँ, यह सरजू तो जैसे धरती का बेटा है। जितना खेत में पसीना बहाता है उतना ही लोगों के लिए दिल खोल कर रखता है। अरे सुनो सुनो, अगली बार सरजू को सरपंच बना देते हैं। सरपंच हीरालाल जी को आराम मिल जाएगा। तभी सरपंच हीरालाल ने कहा, अरे हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मैं अभी अपनी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर हाँ, सरजू का दिल बड़ा है, यह सच है। भीड़ में थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बिरजू खड़ा था। उसकी आंखें सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन होठों पर एक अजीब सी कसक थी। सबको सरजू ही नजर आता है, सरजू ये सरजू वो, जैसे मैं इस गांव में हूं ही नहीं। पीछे से सरजू आता है और बिरजू से कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ, आ जाओ, सब लोग तो खेत जा रहे हैं, तुम भी चलो। बिरजू बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारा नाम ही सबकी जुबान पर है, तो तुम ही चमको। सरजू ने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो? हम दोनों भाई हैं, तुम्हारी तारीफ हो तो मुझे भी खुशी होगी, मेरी हो तो तुम्हें भी होनी चाहिए। भीड़ खेत की ओर बढ़ी, लेकिन बिरजू वहीं खड़ा रहा। अब उसकी आंखों में एक योजना बनने लगी थी। तभी एक गांव का आदमी आकर बोला, अरे सरजू, तेरी मेहनत देखकर तो लगता है कि इस बार पूरा गांव तुझसे बीज लेना चाहेगा। सरजू बोला, क्यों नहीं, जितना हो सकेगा सबको दूंगा। मेरे खेत में उगने वाला अनाज गांव के हर घर में पहुंचना ही चाहिए। पीछे से बिरजू सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां भिज गई। उसने गुस्से से कहा, इतना भी क्या अच्छा बनना, देखते हैं तेरे यह अच्छे दिन कब तक रहते हैं। इधर सरजू को एक चाचा ने कहा, बेटा, कल सुबह मैं और कुछ लोग तेरे खेत में आकर अनाज बटोरने में मदद करेंगे। सरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा चाचा, जितने हाथ बढ़ेंगे उतनी जल्दी काम पूरा होगा। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। सरजू खेत के किनारे बैठकर फसलों को निहार रहा था। वो अपने आप से कहता है, मेहनत रंग लाई है, बस भगवान से यही दुआ है कि सबका पेट भरे। इसी वक्त बिरजू धीरे धीरे पास आया और बोला, भाई, कल मैं भी आऊँगा तेरे साथ फसल काटने। सरजू हंसते हुए बोला, अरे बहुत अच्छा, साथ काम करेंगे तो मज़ा आएगा। बिरजू मन ही मन बोला, हाँ, मज़ा तो आएगा, बस तुझे पता नहीं चलेगा कि तेरी फसल के साथ क्या होने वाला है। शाम ढलने लगी। गांव के घरों से चूल्हों की खुशबू फैलने लगी, लेकिन बिरजू और सरजू के घर एक ही छत के नीचे दो अलग अलग सोचें पड़ रही थी। भाई, कल का दिन खास होगा, सब गांव वाले मिलकर काम करेंगे। हाँ, खास तो होगा, लेकिन मेरे तरीके से। सरजू को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके अपने घर के अंदर ही उसकी मेहनत के दुश्मन का जन्म हो चुका है। दूसरे दिन सुबह सरजू अपने घर से निकलकर खेत की ओर जा रहा था। हाथ में दराती, कंधे पर एक पुराना कपड़ा और चेहरे पर ताजगी। उसके पीछे पीछे बिरजू भी चल रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक। सरजू ने बिरजू से कहा, भाई देखना, आज खेत में कितना काम हो जाएगा। कल जितने लोग मदद करने आए थे, आज उससे भी ज़्यादा आएंगे। बिरजू बोला, हाँ, लोग तो तुझसे प्यार करते हैं, तेरी मदद के लिए तो सब दौड़ पड़ते हैं। सरजू बोला, अरे गांव के लोग ही तो अपना परिवार होते हैं, मदद का बदला मदद से ही मिलता है। बिरजू धीरे से बोला, और कभी कभी बदले में धोखा भी। सरजू ने बिरजू की आखिरी बात ठीक से नहीं सुनी, बस खेत की ओर देखने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंचे, सरजू की आंखें फैल गईं। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान,
ये किसने किया? सरजू के आधे खेत में पौधे झुके हुए टूटे फूटे पड़े थे, जैसे किसी ने रात में आकर उन पर पैर रख दिए हो या किसी जानवर ने रौंद डाला हो। हवा में हल्की सी बदबू भी थी, शायद किसी ने खेत में गंदा पानी डाल दिया था। सरजू बोला, भाई कल तक तो सब ठीक था, आज यह सब बर्बाद कैसे हो गया? बिरजू बोला, लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। सरजू बोला, कौन करेगा ऐसा? गांव में तो सब अपने हैं। बिरजू बोला, सब अपने नहीं होते सरजू, कुछ लोग सिर्फ दिखावे में अपने होते हैं। तभी दूर से सरपंच हीरालाल, हरिया काका आते दिखे। उनके चेहरे पर बड़ी हैरानी थी। अरे सरजू बेटा, यह क्या हो गया है? सरजू बोला, देखो ना सरपंच जी, किसी ने मेरी आधी फसल बर्बाद कर दी। सरपंच जी बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, किसकी इतनी हिम्मत हुई? हरिया काका ने कहा, अरे यह काम तो कोई ईर्ष्यालु आत्मा का है, किसी को तेरी खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है यह काम बबलू का हो सकता है। सरजू बोला, बबलू? वो तो गांव के बाहर रहता है और वो मुझसे बीज भी लेने आया था, मैंने उसे मना भी नहीं किया था। बिरजू बोला, हाँ, लेकिन याद है कि पिछले हफ्ते तूने उसके भाई से उधार चुकाने के लिए ज़्यादा मेहनत मांगी थी, हो सकता है बदले में उसने। सरजू चुप होकर सोच में पड़ गया। बबलू का नाम सुनते ही गांव के लोग भी भड़कने लगे। बबलू का स्वभाव तो थोड़ा गर्म था, हो सकता है वह उसी की करतूत हो। सरजू कुछ कहना चाहता था, लेकिन बिरजू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हम पता लगाएंगे कि यह किसने किया है। सरजू बोला, हाँ, लेकिन यकीन मानो, अगर बबलू ने किया है तो मैं उससे लड़ाई नहीं करूँगा, बस चाहता हूँ कि वह माफ़ी मांगे और आगे से ऐसा ना करे। बिरजू बोला, हाँ, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। गांव के लोग वहीं खड़े होकर चर्चा करने लगे और गांव का एक व्यक्ति दिलीप इधर उधर घूमकर खेत का मुआयना करने लगा। उसने कहा, अरे ये देखो, यहाँ पैर के निशान है। हाँ, लेकिन यह किसके होंगे? बिरजू बोला, बबलू के। उसके पैर हमेशा नंगे रहते हैं और यह निशान उसी के जैसे हैं। सरजू चुप रहा, लेकिन सरपंच ने सहमति में सर हिलाया और कहा, ठीक है, शाम को पंचायत बुलाते हैं और बबलू से पूछेंगे। गांव वाले धीरे धीरे चले गए। अब खेत में सिर्फ सरजू और बिरजू थे। सरजू टूटे पौधों को देखता रहा, जबकि बिरजू किनारे खड़ा रहकर अपने चेहरे पर गंभीरता का नकाब चढ़ाया था। भाई पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि यह किसी बाहरी का काम नहीं है। बिरजू बोला, सरजू क्या तो सोच रहा है कि यह गांव का ही कोई है? सरजू बोला, हाँ, लेकिन जब तक सच सामने ना आ जाए मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। बिरजू बोला, ठीक है, पर जब सच सामने आएगा तब देखना, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। सरजू को क्या पता था, सच उसके बिल्कुल पास खड़ा है, उसके अपने ही सगे भाई के रूप में। सरजू दुखी स्वर में बोला, चलो भाई, जो बचा है उसे संभालते हैं। बिरजू बोला, हाँ, और बिरजू मन ही मन बोला, अभी तो पहली चोट है सरजू, असली खेल तो अभी बाकी है। शाम होते होते गांव का चौपाल चहल पहल से भर गया था। मिट्टी के आंगन के बीच में एक बड़ी चारपाई पर सरपंच हीरालाल बैठे थे। उनके आसपास गांव के बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग घेरे में खड़े हुए थे। सरजू थोड़ा अलग चुपचाप खड़ा था, उसके बगल में बिरजू। फिर सरपंच जी बोले, भाइयों बहनों, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे गांव में एक बुरा काम हुआ है। सरजू के खेत की आधी फसल बर्बाद कर दी गई है। यह सिर्फ सरजू का नुकसान नहीं बल्कि पूरे गांव की बदनामी है। सरजू ने धीरे से सरपंच की ओर देखा और कहा, सरपंच जी, मैं बस चाहता हूँ कि सच सामने आए। जिसने भी किया है माफ़ी मांगे और वादा करे कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा।
बिरजू बोला, अगर माफ़ी ना मांगे तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। सरपंच जी बोले, सही कहा बिरजू ने, लेकिन पहले पता तो चले कि किसने किया है। तभी थोड़ी दूर से बबलू हाथों में लाठी लिए आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अरे मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ? किसने कहा कि मैंने सरजू की बर्बादी की है? तेरे पैरों के निशान खेत में मिले हैं। झूठ है। मेरे पैर का निशान, सबूत कहाँ है कि मेरे पैर की निशानी है? अरे भाई, निशान तो मैंने ही देखे थे, नंगे पाँव के थे और तेरे जैसे बड़े पैरों के। यह कोई खेल नहीं है। मैं कल रात अपने घर ही था, मेरी माँ गवाह है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग बबलू को शक से देख रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि वो निर्दोष है। तभी हरिया काका ने कहा, देखो, शक होना और दोषी होना अलग अलग बातें हैं। बबलू बोला, लेकिन सबूत की बात करो काका। बिरजू बोलने लगा, पैरों के निशान ही काफ़ी है समझने के लिए। तभी सरजू बोला, भाई मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिरजू बोला, सरजू तेरे साथ गलत हुआ है और तू ही कह रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सरजू बोला, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना सबूत किसी बेगुनाह पर उंगली उठे। तब सरपंच जी बोले, बबलू, क्या तू कसम खाकर कह सकता है कि तूने यह काम नहीं किया? बबलू बोला, हाँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने नहीं किया। अगर कसम खा रहा है तो शायद सच कह रहा है। भीड़ में बंटवारा हो गया। कुछ लोग बबलू के पक्ष में, कुछ उसके विरोध में। सरजू बिरजू से बोला, तू इतना यकीन से क्यों कह रहा है कि यह काम बबलू का ही है? बिरजू बोला, क्योंकि मैंने पैरों के निशान देखे हैं और गांव में वैसे पैर सिर्फ बबलू के हैं। सरजू ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि मामला उलझ रहा है, इसलिए उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मेरी राय है कि हम आज किसी नतीजे पर ना पहुँचे। पहले ठीक से जांच करें, देखें कोई और निशान, कोई और सबूत मिलता है या नहीं। सरपंच जी बोले, ठीक है सरजू, 3 दिन का समय देते हैं। अगर तब तक असली गुनहगार सामने नहीं आया तो हम पंचायत में एक नई बैठक बुलाएंगे और अच्छे से जांच करेंगे। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन सबने सरपंच के फैसले को मान लिया। पंचायत खत्म हुई। लोग एक एक करके चौपाल से निकलने लगे। बबलू जाते जाते सरजू के पास रुका और बोला, सरजू, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया। अगर कभी किसी ने तेरे साथ ऐसा किया तो मैं खुद तेरे खेत की रखवाली करूँगा। सरजू बोला, मुझे तुझ पर भरोसा है बबलू। घर लौटते वक्त सरजू ने बिरजू से कहा, भाई, आज रात से हम दोनों बारी बारी से खेत की देखभाल करेंगे ताकि आगे से कुछ ना हो। बिरजू बोला, हाँ, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन सरजू को यह पता नहीं था कि असली खतरा तो उसके साथ ही खड़ा है। अब रात को सरजू अपने घर से निकलकर खेत की ओर जा रहा था, हाथ में लालटेन और लाठी। उसके पीछे पीछे बिरजू भी चल रहा था। दोनों भाई खेत के किनारे पहुंचे। सरजू ने लालटेन एक लकड़ी के खोटे पर टांग दी। रात को ठंडी हवा, खेत में गेहूं की बालियां हल्की हल्की हिल रही थी। यह रोशनी काफ़ी है पूरे खेत के लिए। हम बारी बारी से जगेंगे। बिरजू ने कहा, ठीक है। अरे हम पानी भूल गए लाना, तू घर जाकर गर्म पानी ले आ, वैसे भी ठंड है, पीकर अच्छा लगेगा। सरजू बोला, ठीक है, लेकिन तुम इधर अच्छे से पहरा देना। इतना कहकर सरजू घर की ओर चल पड़ा। बिरजू अब अकेला खेत में था। उसकी आंखों में वही ईर्ष्या, वही जलन साफ दिख रही थी। वो अपने आप से धीरे से कहता है, सरजू, तुझे समझ में आना चाहिए कि गांव में तेरी इतनी इज्जत बर्दाश्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। आज एक बार फिर तेरी मेहनत का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। बिरजू ने इधर उधर आसपास देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो खेत के दूसरी ओर गया जहाँ पानी की नाली खेत में आती थी। उसने नाली में जहरीली दवा मिला दी
और फिर वो गेहूं के कुछ कतरों पर पैर रखकर चलते हुए पौधों को कुचलता गया। बस इतना ही काफ़ी है कि कल सुबह तू फिर से परेशान हो जाए, मेरे भाई और गांव वालों को शक की सुई किसी और पर अटक जाए। इतना करके वो जल्दी से वापस लालटेन के पास आ गया और ऐसे ही बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद सरजू आता है और कहता है, लो भाई, पानी ले आया। अच्छा, मुझे दे दे, ठंड बहुत लग रही है। कुछ हलचल हुई क्या? नहीं भाई, सब शांत है। दोनों ने बारी बारी से खेत की रखवाली की। रात शांत रही, लेकिन सुबह जब सूरज उगा और रोशनी फैली, बिरजू की नज़र गेहूं के कुछ हिस्सों पर पड़ी तो वो चौंक गया। अरे बिरजू भाई, ये देखो, फिर से खेत के पौधे मर गए। अरे यह बदबू क्या है? यह तो रातों में हुआ होगा। हमने रखवाली की, फिर भी कैसे? इतने में हरिया काका और सरपंच भी वहां आ गए। अरे फिर से बर्बादी? यह तो हद हो गई। अब तो साफ है कि कोई जानबूझकर सरजू का नुकसान कर रहा है। तभी वहां दिलीप आया और बोला, मैंने देखा है सरपंच जी, कोई भाग रहा था और वह कमलू जैसा लग रहा था। ठीक है, आज ही कमलू को बुलाया जाएगा पंचायत में। सरजू बोला, सरपंच जी, मैं फिर भी कहूँगा कि पहले पूरी जांच ले। बिरजू बोला, सरजू, तेरे खेत का आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका है और तू अब भी नरमी बरत रहा है। सरजू बोला, हाँ, क्योंकि सच और जल्दबाजी साथ नहीं चलते बिरजू। अब धीरे धीरे गांव के लोग वहीं खेत पर इकट्ठा हो गए और कमलू को वहां बुलाया गया। वो घबराया हुआ आया। उसने कांपते हुए सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैं कसम खाता हूँ, मैं वहां नहीं था। रात को मैं अपने घर था। मेरी माँ गवाह है। बिरजू गुस्से से बोला, हाँ हाँ, सबकी माँ गवाह है। सरजू बोला, अरे बिरजू, बिना सबूत ऐसे नहीं बोलते। सरजू ने कमले की आंखों में देखा। उनमें डर था, लेकिन झूठ की चमक नहीं थी। सरजू बोला, सरपंच जी, मुझे नहीं लगता कि कमलू ने किया है। दिलीप ने बस शक किया था, पक्का नहीं देखा था। जब तक सबूत नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। भीड़ धीरे धीरे छट गई। सरजू और बिरजू वहीं खेत पर खड़े रहे। बिरजू बोला, भाई, अब मैं और सावधानी बरतूंगा। आज रात से हम दोनों खेत में अलग अलग कोने में रहेंगे ताकि पूरे खेत में नजर रहे। बिरजू मन ही मन बोलता है, हाँ हाँ, चाहे जितनी सावधानी बरतना है बरत, मेरी अगली चाल के आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा। सरजू की उम्मीदें अभी भी बची थीं, लेकिन बिरजू का मन और भी दृढ़ हो गया था कि वो अपने भाई को बार बार गिराएगा और ऐसे कि कोई उस पर शक भी ना कर सके। उस रात फिर सरजू और बिरजू खेत पर पहुंचे। सरजू ने खेत की ओर देखकर कहा, भाई, आज हम दोनों अलग अलग कोने में रहेंगे। मैं इस तरफ रहूंगा और तू दूसरी तरफ। बिरजू बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तू ज़्यादा थक मत जाना। सरजू बोला, चिंता मत कर, मेरे लिए तो खेत में रहना मेरे घर के सोने से बेहतर है। बिरजू मन ही मन बोलता है, और मेरे लिए खेत में रहना तेरी बर्बादी का नया मौका। दोनों अपनी अपनी जगह बैठ गए। सरजू ने लालटेन अपने पास रखी, लाठी हाथ में ली और चुपचाप दूसरी ओर कोने में जाकर बैठ गया। करीब आधी रात हो चुकी थी। खेत में सन्नाटा था। तभी बिरजू धीरे धीरे उठकर खेत के किनारे किनारे चलते हुए बीच वाले हिस्से में पहुंचा, जहां सरजू की नज़र सीधी ना पड़ सकती थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें चूने और नमक का मिश्रण था। उसने उसे गेहूं की कतारों में डालना शुरू किया और जिससे पौधे धीरे धीरे सूख जाए। बस थोड़ा सा छिड़कना है, कल सुबह तू फिर से परेशान होगा। सरजू का शक किसी और पर जाएगा। इतना करके वो धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ गया। उसने ऐसे बैठने का नाटक किया जैसे वो कभी हिला ही नहीं हो। तभी थोड़ी दूर से सरजू पुकारते हुए कहता है, भाई, सब ठीक है ना? बिरजू बोला, हाँ, सब ठीक, बिल्कुल शांत है।
रात के बाकी घंटे बिना किसी घटना के बीते, लेकिन सुबह जब सूरज उगा और सरजू खेत में टहलने निकला तो उसके होश उड़ गए। अरे, फिर से यहाँ के पौधे पीले पड़ गए हैं और ये पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद दाग कैसा? ओहो, यह तो किसी ने जानबूझकर डाला है। लगता है किसी ने जहर छिड़का है। इसी वक्त दिलीप वहाँ हाथ में एक पुराना कपड़ा पकड़े हुए आ पहुँचा और बोला, सरजू देख, मुझे खेत के किनारे यह कपड़ा मिला है। सरजू बोला, ये तो, अरे यह तो कमलू का नहीं है, यह तो नंदू का है। बिरजू बोला, हाँ वही जो पिछले हफ्ते तुझसे बीज लेने आया था और तूने कहा था कि पहले पुराने कर्ज का हिसाब कर दो। सरजू बोला, लेकिन नंदू ऐसा क्यों करेगा? बिरजू बोला, बदला लेने के लिए, और क्या। थोड़ी देर में सरपंच और हरिया काका भी आ गए। सरपंच ने खेत देखते हुए कहा, यह तो हद हो गई, अब तीसरी बार, और हर बार शक किसी नए पर जाता है। पहले बबलू, फिर कमलू, अब नंदू। बिरजू बोला, सबूत तो नंदू के खिलाफ है। सरपंच जी, गांव के लोग भी जमा हो गए। नंदू को बुलाया गया। वो गुस्से में और हैरान था। यह झूठ है, यह कपड़ा मेरा है, लेकिन मैंने कल सुबह खो दिया था। हो सकता है किसी ने जानबूझकर खेत में डाल दिया हो। बिरजू बोला, हाँ हाँ, सबको बस गलत फहमी होती है ना। सरजू ने कहा, भाई शांत रहो, बिना पक्के सबूत के हम किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते। तभी नंदू सरजू की तरफ देखकर कहता है, सरजू मैं कसम खाता हूँ, मैंने तेरे खेत को हाथ भी नहीं लगाया। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। कोई कहता नंदू दोषी है, कोई कहता नहीं। तभी सरपंच ने थोड़ा सोचकर कहा, हर बार पंचायत बुलाते हैं, लेकिन असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता। अब हमें सख्त कदम उठाना होगा। सरजू बोला, हाँ, कल रात से मैं अकेले खेत में रहूँगा। अगर कोई आएगा तो मैं खुद पकड़ूंगा अकेले। हाँ, अब और किसी पर शक करने से अच्छा है कि मैं खुद देखूं। बिरजू ने हल्की सी मुस्कान दबा ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह नया मोड़ खतरनाक लगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है भाई, जैसा तू चाहे, अब यह खेल खत्म होना ही चाहिए। भीड़ छट गई और सरजू अपने खेत की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सवाल था, आखिर कौन है जो बार बार उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। उस रात को सरजू अकेला खेत पहुंचा। उसने अपने आप से कहा, अब बहुत हो गया, 3 बार मेरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। अगर आज भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा तो शायद पूरी फसल ही चली जाएगी। आज गुनहगार पकड़ा जाएगा। सरजू ने अपने खेत के चारों कोने में एक लंबी बांस की लकड़ी काट दी और उन पर पतली रस्सी बांध दी। रस्सी के बीच बीच में खाली पीतल के डब्बे टांग दिए। हल्की सी हरकत भी डब्बों को टकरा देती। उनकी खनक दूर तक सुनाई देती। ये डिब्बे मुझे रात में हरकत कर बता देंगे। खेत के एक कोने में उसने अपनी लालटेन रखी, लेकिन खुद वो उससे थोड़ा दूर अंधेरे में बैठ गया। उसके पास लाठी थी और आंखें खेत के हर हिस्से में घूम रही थी। उधर बिरजू को सरजू की योजना का कोई अंदाजा नहीं था। घर पर बैठा वो अपने समय का इंतजार कर रहा था। सरजू चाहे अकेले रखवाली करे, मैं फिर भी अपना काम कर दूंगा, बस सही वक्त चाहिए। करीब आधी रात के बाद बिरजू धीरे धीरे घर से निकला। पगडंडी से होता हुआ वो खेत के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां उसे लगा कि सरजू की नज़र नहीं होगी। अब बस थोड़ी देर में पौधे चट कर दूंगा और फिर सब सोचेंगे कि यह किसी बाहरी का काम है। जैसे ही वो पौधों के पास पहुंचा, उसके पैर ने खेत के कोने में बंधी हुई रस्सी को छुआ। तभी हल्की सी खनखनाहट हुई। पीतल के डब्बे एक दूसरे से टकराए और रात की खामोशी को चीरती हुई आवाज़ चारों तरफ फैल गई। सरजू जोर से बोला, कौन है वहाँ? बिरजू चौंक पड़ा। उसने जल्दी जल्दी झुककर रस्सी से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डिब्बे फिर से ठनक उठे। बिरजू डर गया। नहीं,
अगर उसने मुझे देख लिया तो सब खत्म। तभी सरजू ने तेज आवाज में कहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ो लो। तभी घास के ढेर के पीछे से दिलीप और बबलू कूद पड़े। उन्होंने बिरजू को दोनों तरफ से पकड़ लिया। अरे तू, बिरजू तू। सरजू ने पहले से ही दिलीप और बबलू को वहां पर बैठा के रखा था। सरजू लालटेन लेकर दौड़ता हुआ आया। रोशनी में जैसे ही बिरजू का चेहरा साफ दिखा, उसके होश उड़ गए। भाई, इतने दिन से तू यह सब कर रहा था? बिरजू बोला, मैं तो बस देखने आया था। सरजू बोला, देखने? आधी रात को खेत के बीच में क्या देखने? और हाथ में यह बोतल कैसी? बिरजू के हाथ में सचमुच एक बोतल थी जिसमें वही चूना और नमक का मिश्रण था जो पिछली बार खेत में डाला गया था। सरजू बोला, तो तीनों बार तूने ही किया था? बिरजू बोला, हाँ, मैंने किया था। और क्यों नहीं करता? हर जगह तेरी तारीफ, तेरी इज्जत, और मैं तो जैसे इस गांव में था ही नहीं। सरजू बोला, इज्जत मेहनत से मिलती है भाई, जलन से नहीं। इतने में शोर सुनकर सरपंच, हरिया काका और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। सबने बिरजू को उसी हालत में देखा, पकड़ा हुआ। तभी सरपंच ने गुस्से से कहा, बिरजू तू अपने ही भाई के साथ यह सब कर रहा था? बिरजू बोला, मैं बस चाहता था कि लोग मुझे भी सम्मान और इज्जत दें। सरपंच ने कहा, उसके लिए नाम बनाना पड़ता है, बदनाम होकर यह सब नहीं मिलता। गांव के लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सरजू का अपना भाई उसकी मेहनत बर्बाद कर रहा था। सरजू बोला, भाई, अगर तू मुझसे कहता तो मैं भी तुझे अपने साथ खड़ा करता। हम दोनों मिलकर गांव की सेवा करते, लेकिन तूने पीठ के पीछे वार किया। बिरजू बोला, मुझे माफ़ कर दे सरजू, मुझसे गलती हो गई। सरजू ने एक पल के लिए बिरजू की आंखों में देखा। वहां अब ईर्ष्या नहीं बल्कि शर्म और पछतावा था। सरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तेरी सज़ा गांव तय करेगा, लेकिन भाई होने के नाते मैं तुझे एक मौका दूंगा। अगर सच में बदलना चाहता है तो मेरे साथ मिलकर खेत और गांव के काम करेगा। बिरजू बोला, हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। गांव के लोग भी धीरे धीरे शांत हो गए। सरपंच ने बिरजू से कहा, बिरजू, तू अब सरजू के साथ खेत में काम करेगा और जब तक पूरा नुकसान पूरा ना हो जाए तब तक उसकी मदद करेगा। सवेरे जब सूरज निकला तो सरजू और बिरजू साथ में खेत में खड़े थे। सरजू ने पौधों पर पानी डाला और बिरजू ने अपने हाथों से मिट्टी को संभाला। सरजू मुस्कुरा कर बोला, देख भाई, खेत भी तभी अच्छा लगता है जब हम दोनों मिलकर काम करें। बिरजू बोला, हाँ भाई, और इज्जत भी। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। अब वहाँ कोई शक नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बस सुबह की ताज़ा हवा, मिट्टी की खुशबू और दो भाइयों की नई शुरुआत। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।